हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना। ठीक है, इसका अर्थ, महत्व, अंतर और निर्माण सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस करना इतना है, वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिए। पेडागोजी ऑफ हिंदी का पेपर आपका परसों है, आपको पता ही होगा। ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली, इतना आप मान कर चलिए। ठीक है, चलिए रीड करना शुरू करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बनता है, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ठीक है, भाषा शिक्षण की इकाई योजना की उपयोगिता और उसकी सीमाओं पर टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी कीजिए। समझ में आया? अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और अगर आप थ्योरेटिकल या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर तो ये वीडियो पूरी तरीके से उसी चीज़ के लिए है। और काफ़ी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ और किस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना के अंतर को स्पष्ट करते हुए दैनिक पाठ्य योजना के अर्थ और महत्व पर प्रकाश डालिए। दैनिक पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए एक आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। तो चलिए रीड करना शुरू कर लेते हैं और आंसर कुछ इस तरीके से है। समझते हुए चलिएगा, कुछ ना समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। शिक्षण एक बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक को पढ़ाए जा रहे पाठ के लक्ष्यों, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यताओं तथा रुचियों का विशेष ध्यान रखना होता है। एज ए टीचर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान आपको होना चाहिए। जो शिक्षण विधियों को, टीचिंग मेथड्स को आपको क्लासरूम में जाके डिलीवर करना है, यूज़ करना है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आगे देख लेते हैं। उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर एक शिक्षक इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाता है जिससे कि शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर है। नीचे चलते हैं और डायरेक्टली रीड करते हैं इकाई योजना का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए 16 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आप इस तरीके से थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, बनाकर। लेकिन जो मेन कंटेंट है मैं वही डिस्कस करूँगी इसमें। तो इकाई योजना की बात कर लेते हैं। सामान्य शब्दों में इकाई योजना का अर्थ है शिक्षण सामग्री को इकाइयों में आयोजित करना, ठीक है, यूनिट्स में बांट देना। अब आपने देखा होगा एक किताब कई यूनिट्स में बटी रहती है। इवन आप अपनी हिंदी की पेडागोजी की बुक देखेंगे, उसमें फ्रंट पेज पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। आपकी 4 यूनिट है, बल्कि हर एक सब्जेक्ट की 4 यूनिट है जिसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इकाई। इकाई क्या होता है? जब पूरी विषय वस्तु को कई खंडों में बांट दिया जाए उसको कहा जाता है इकाई योजना। चलिए रीड करके समझ लेते हैं इसको। शिक्षण सामग्री को इकाइयों में आयोजित करना, अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के संपूर्ण भागों को छोटे छोटे भागों में बांटना। आया समझ? वस्तुतः पाठ्यक्रम को अपने आप में बहुत बड़ी इकाई है। जो पूरा करिकुलम होता है ना, बहुत बड़ी इकाई होता है। इसके विभिन्न भाग ही उसकी उप इकाइयाँ कहे जाते हैं। अब यूनिट में भी कई सारी यूनिट हो सकती हैं, उसको आप क्या कहेंगे? उप इकाइयाँ। ठीक है, यदि हम पूरे पाठ को एक इकाई मान लें, ठीक है, तो पाठ की लंबाई, कालांश की अवधि के आधार पर उसे उपखंडों में विभक्त किया जा सकता है। इन्हें ही हम उप इकाइयाँ कहते हैं। अब आपको इकाई समझ में आ गया। एक पाठ्यक्रम पूरी तरीके से इकाई हो सकता है, उसमें भी कई इकाई हो सकती है। और जब किसी इकाई में या फिर यूनिट में और छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं तो उसको आप कहेंगे उप इकाइयाँ। दोनों में यही डिफरेंस है। तो इन्हीं इकाइयों और उप इकाइयों के आधार पर पूरे पाठ्यक्रम को वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे परिभाषाओं पर। तो परिभाषाएं तो किताब में आपको बहुत सारी दे रखी है लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक में, लेकिन आपको जो अच्छे तरीके से आती हो वही आपको लिखनी है, और लिखनी ज़रूर है, इससे आपका आंसर इफेक्टिव लगेगा। तो देखिए थॉमस एम रिस्क के अनुसार इकाई कुछ समस्याओं या किसी प्रोजेक्ट से संबंधित अधिगम क्रियाओं की एकता या संपूर्णता की द्योतक है। फिर से रिपीट करूंगी, इकाई कुछ समस्याओं या किसी प्रोजेक्ट से संबंधित, ठीक है, समस्या या किसी प्रोजेक्ट से संबंधित अधिगम क्रियाओं की एकता और
या संपूर्णता का द्योतक है। इसको आप 3-4 बार रीड करेंगे, अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इसके अलावा नीचे भी कुछ डेफिनेशन है, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। अगर आप रीड करना चाहते हैं, जो आपको ईजी लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए इनकी और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार इकाई योजना क्या है? शिक्षा की वह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु को, शिक्षण विधियों को, शिक्षण युक्तियों को इस ढंग से गठित किया जा सकता है या जाता है कि सीखने और सिखाने की परिस्थितियों को प्रभावी बनाया जा सके। यही होता है ना यूनिट प्लान में। देखिए आपको यूनिट समझ आ गया तो इकाई योजना तो अपने आप ही समझ आ जाएगी। तो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर इकाई योजना के बारे में हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, कुछ परिणाम निकाल सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? देखिए, इकाई योजना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है, नो डाउट। इकाई योजना के आधार पर ही तो आप अपने लेसन्स को डिलीवर करते हैं क्लासरूम में जाके, है ना। ऐसी हवाओं में तो कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे आप, आपकी पूरी किताब होती है, उससे आप लेसन प्लान, ठीक है। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो इतने अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षण नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये शिक्षण प्रक्रिया की स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है कौन? इकाई योजना। इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ के उद्देश्यों में होने वाले परिवर्तनों को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, ठीक है। जो भी चेंजेस होंगे उसको पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। इकाई योजना में विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया नियोजित की जाती है ना। यानी कि बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है इकाई योजना के दौरान। तो मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं आप इसमें लिख सकते हैं, इसकी विशेषताओं में इतना आप मान के चलिए, बना के भी लिख सकते हैं। अच्छी बातों से मतलब है जो आप पढ़ा रहे हैं वो छात्रों के आयु स्तर के अकॉर्डिंग हो, रुचियों के अनुसार हो, ठीक है। प्ले वे से आप पढ़ा रहे हो, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग देखिएगा आप कौन से बढ़िया से बढ़िया मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे ये कहते हैं इकाई योजना में मूल्यांकन, शिक्षण का मूल्यांकन भी नियोजित होता है। जब इकाई योजना आप बनाएंगे तो उसका इवैल्यूएशन भी तो नियोजित होगा ना। आगे है इकाइयों का निर्माण करते समय विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर, उनकी रुचियों और उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो सारी पॉजिटिव बातें ही आ रही है इसमें। इकाई योजना का निर्माण करते समय विद्यालय में उपलब्ध समय, साधनों और उपकरणों का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत ही सरल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इकाई योजना के बारे में जाना। सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसको लिख लिया अपने तरफ से, ठीक है। इसके बाद हमने इकाई योजना का अर्थ, फिर इसके बाद हमने डिस्कस की परिभाषा के आधार पर कुछ हमने इसकी विशेषताएं निकाल ली, कुछ पॉइंट्स निकाल लिए जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलिए इसको रीड कर लेते हैं यहाँ से। मूलतः इकाई योजना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मानव किसी सर्वप्रथम वस्तु को उसके संपूर्ण रूप में ग्रहण करता है, उसके बाद ही उसके अंगों की ओर ध्यान देता है, ठीक है। सबसे पहले आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ही तो उसके पार्ट्स की तरफ जाएंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो शिक्षण में विद्यार्थियों के सामने पूर्ण इकाई रखी जाती है। इसके पश्चात इकाई को उप इकाइयों में बांट दिया जाता है, ठीक है। बांटने के बाद शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, डाल्टन विधि, प्रयोगशाला विधि, इन विधियों को याद कर लेना भाई। शिक्षण विधियाँ इकाई योजना के लिए अत्यधिक उपयोगी कही जाती है। अगर मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपसे पूछ लें कि इकाई योजना में कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, डाल्टन विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो इकाई योजना के फलस्वरूप शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी और रोचक बन जाती है। इसलिए हमें प्लान करके चलना चाहिए यूनिट को। इसलिए शिक्षा शास्त्रियों का यह कहना है कि शिक्षकों को अपनी अपनी शिक्षण प्रक्रिया को इकाइयों में विभक्त करना चाहिए। इकाई योजना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी है। कैसे? देखिए, टीचर को पता लग जाएगा कि उसको क्लासरूम में जाके बच्चों को क्या पढ़ाना है, और सामने से स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे कि उन्हें अब क्या पढ़ना है। तो इसलिए इकाई योजना महत्वपूर्ण समझी जाती है, दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। शिक्षक इकाई योजना के बल पर शिक्षण कार्य को सुचारू ढंग से संपन्न करता है और विद्यार्थी विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण कर लेता है। अब देखते हैं इकाई योजना का निर्माण आप करेंगे कैसे। अभी तक हमने समझा इकाई योजना है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, परिभाषा क्या है। अब आते हैं इसके निर्माण पर। तो भाषा शिक्षण में निर्धारित पाठ्यक्रम की इकाइयों का निर्माण करते समय विद्यार्थियों की मानसिक स्तर, रुचि, विद्यालयों में उपलब्ध साधन, सहायक सामग्री आदि को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आप एक यूनिट प्लान कर रहे हैं, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
हिंदी शिक्षण के लिए शिक्षक इकाइयों का निर्माण करने के लिए पाठ्यक्रम को गद्य, पद्य और व्याकरण खंड में बांट सकता है। अब मान लीजिए बात हो रही है हिंदी शिक्षण की, ठीक है, तो उसी हिसाब से तो आप बांटेंगे। आपने देखा है गद्य शिक्षण अलग किया जाता है, पद्य शिक्षण अलग किया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ गद्य क्या होता है, जिसमें कहानी, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, संवाद। और एक होता है पद्य खंड, पद्य में क्या आ जाता है, कविताएं आ जाती हैं सारी, और इसके अलावा आ जाता है तीसरा व्याकरण। तो टीचर जो है इकाई योजना बनाते समय अपने कंटेंट को इन तीनों भागों में बांट सकता है, गद्य, पद्य और व्याकरण खंड में। इस तरीके से आप निर्माण करें अपनी इकाई योजना का। छात्रों की रुचियों का ध्यान रखें, स्कूल में उपलब्ध साधनों का ध्यान रखें, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, मानसिक स्तर का ध्यान रखें। आगे है प्रत्येक पाठ के लिए एक अलग इकाई योजना बनाई जा सकती है, जबकि व्याकरण शिक्षण हेतु व्याकरण के नियमों के आधार पर इकाई योजना बनाई जा सकती है। मतलब सबके लिए अलग अलग इकाई योजना आप बना सकते हैं, पद्य के लिए अलग, गद्य के लिए अलग और व्याकरण वाली के लिए अलग। चलिए आगे रीड कर लेते हैं और समझते हैं। यहाँ से रीड करते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम में कुल कितनी इकाइयों का निर्माण किया जाना चाहिए, इस बात का निर्धारण होने के उपरांत शिक्षक प्रत्येक इकाई की संपूर्ण योजना इस प्रकार बना सकता है। देखिए, पूरी इकाई को उपखंडों में इस प्रकार विभाजित कर लिया जाए ताकि प्रत्येक उपखंड का शिक्षण एक कालांश में पूरा किया जा सके। ठीक है, आपको डिवाइड कर लेना है कंटेंट को, जैसे मैंने ऊपर समझाया अभी। प्रत्येक उपखंड के शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करके लिख लिए जाए ताकि शिक्षण अधिगम के दौरान इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास हो। आपको लिखित, आपकी जो पाठ्य योजना है वो लिखित होनी चाहिए, ठीक है। फिर है पाठ्य योजना यानी इकाई योजना, प्रत्येक उपखंड में किन किन सहायक सामग्रियों, शिक्षण विधियों, शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाना है या किया जाएगा, ये सभी भी आपके लिखे होने चाहिए। प्रत्येक उपखंड में शिक्षक तथा विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं पहले से लिख लेनी चाहिए ताकि निर्धारित समय में उपखंड का शिक्षण कार्य पूरा किया जा सके। मतलब हर चीज़ जो है लिखित में होनी चाहिए आपके पास। और 5वां पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान रखने वाला है वो है ये। देखिए, वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है, आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम आपके लिए लाते हैं। 5th पॉइंट है यहाँ पर, प्रत्येक उपखंड के शिक्षण के उपरांत विद्यार्थी उन्नयन मूल्यांकन हेतु कौन सी विधियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मूल्यांकन तक के सभी स्टेप्स आप इसमें लिख देंगे। किसमें? इकाई योजना के निर्माण में। चलिए अब इकाई योजना के सिद्धांत समझ लेते हैं कि ये है क्या। उपयुक्त विवेचन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पाठ्य योजना के माध्यम से दैनिक शिक्षण प्रक्रिया को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। पहले बताया जा चुका है कि इकाई योजना के अनेक प्रकार हैं। उदाहरण के लिए संपूर्ण पाठ को एक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। पुनः विषय वस्तु या फिर पाठ समय के आधार पर पाठ्य पुस्तक के एक से अधिक पाठों की इकाई बनाई जा सकती है। मतलब एक कंप्लीट पाठ को भी आप इकाई मान सकते हैं और कई सारे पाठों को मिलाकर भी एक आप इकाई बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। विद्यार्थियों की त्रुटियों एवं भूलों को दूर करने के लिए अनेक इकाइयाँ भी बनाई जा सकती है। उनको अलग से, आप जो बच्चों को जिसमें दिक्कत आ रही है उनकी यूनिट आप अलग से बना लीजिए उन टॉपिक्स की, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इसके कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन उसके लिए निम्नलिखित सिद्धांतों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आप प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं कि एक इकाई योजना के कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है, प्रत्येक इकाई के लक्ष्य तथा उद्देश्य निश्चित होने चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं ना, कि मुझे जीवन में ये करना है। आपके जीवन का कुछ लक्ष्य होता है, मान लीजिए डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तो कार्य करेंगे। तो सबसे पहले इकाई योजना को पढ़ाने के लिए आपके लक्ष्य, उद्देश्य सब निर्धारित होने चाहिए। दूसरा है यहाँ पर, इकाई योजना को बनाते समय विद्यार्थियों में अपेक्षित परिवर्तन कर लेना चाहिए। मतलब ज़रूरी है कि उसमें चेंजेस, उनको रेडी कर लिया जाए पढ़ने के लिए। थर्ड है यहाँ पर, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर इकाई योजना का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है, बस आपको प्रश्न की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, अगला देखेंगे, विद्यार्थियों की भौतिक, सामाजिक, पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इकाई योजना का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अगला है, इकाई योजना को कालावधि
के अनुसार बनाया जाना चाहिए। अब है आपके पास टाइम कम और आप बना लें अपनी इकाई योजना बहुत बड़ी बड़ी, तो वो उचित नहीं रहेगी, है ना। तो आप टाइम पीरियड को ध्यान रखें, उसके अनुसार ही अपनी यूनिट प्लान करें, क्योंकि इकाई योजना को एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। जो देखेंगे, इकाई योजना का संबंध विद्यालय योजना से है, अतः विद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा उपकरणों को ध्यान में रखकर इकाई योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक है, उपलब्ध साधनों का आप ध्यान रखें। अगला है इकाई योजना की उप इकाइयाँ भी सुव्यवस्थित और सुगठित होनी चाहिए। देखिए कितने सारे सिद्धांत निकल आए, इनको याद रखेंगे आप। इकाई योजना जटिल ना होकर लचीली होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो इकाई योजना में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने लिखे हैं जो उनको नहीं समझ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है उस वक्त, आपकी इकाई योजना ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें चेंजेस ला सकें आप। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम कठोर होनी चाहिए कि भाई यही पढ़ाना है, नहीं। बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसे लचीला बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? इकाई योजना को। अगला देख लेंगे, इकाई योजना में जो क्रियाएं निश्चित की गई हैं उनमें तर्कसंगत संबंध होना चाहिए, है ना। जैसे हम हिंदी में पढ़ाते हैं, पहले अक्षर पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद शब्द बच्चों को पढ़ाते हैं, शब्द के बाद आप वाक्य की तरफ जाते हैं, फिर अनुच्छेद की तरफ, फिर कहानी की तरफ। तो ये तर्क संगत है कि भाई बच्चों को पहले ये पढ़ाया जाए। अब आप डायरेक्टली बच्चे के आगे, छोटे बच्चे के आगे आप कहानी रख देंगे कि पढ़ो, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, उसे पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। तो उम्मीद है उदाहरण के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इकाई योजना आपको डिटेल में समझ आ रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एमडीयू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, सारे जो पेपर्स हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है और वहाँ से उसका लाभ उठाना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इकाई योजना का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग। पहला, स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा जो है सुद्देश्यपूर्ण होती है, यानी कि उद्देश्य आप निर्धारित करके चलें, ठीक है। आपके उद्देश्य लिखित होने चाहिए, लक्ष्य उद्देश्य आपकी योजना में, ठीक है। मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो मैंने निकाले हुए हैं। सेकंड है इकाई योजना का महत्व। इकाई योजना शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुनियोजित बनाने वाली होनी चाहिए। इसको आप एक्सप्लेन तो कर ही लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। इसमें जो है देखिए, शिक्षण विधियों के बारे में सोच लेते हैं आप, तो वो लिखित होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ही अप्रोप्रिएट आपको टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट यही कहता है आपको। फोर्थ यहाँ पर कह रहा है कि जो शिक्षण साधन है, देखिए जो सिद्धांत है ना, वही महत्व है कहीं ना कहीं। पढ़ के देख लें चाहे आप। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को शिक्षण विधियों के साथ साथ कुछ शिक्षण साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। जो साधन उपलब्ध ही नहीं है, आप उनका इस्तेमाल करेंगे कैसे, ठीक है, वही पॉइंट आ गया। पांचवा महत्व है इसका, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रियता की विशेष महत्व होता है। तो विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना, यानी कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी इकाई योजना आप बनाएं, ठीक है। और इकाई योजना से, अगर इकाई योजना आपकी बहुत ही अच्छी है और आप उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, सक्रिय रहेगा। तो ये भी इसका महत्व हो गया। छठा देख लेते हैं, कक्षा में अनुशासन बना रहता है इससे, ठीक है, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हैं वो तर्कसंगत है, सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो अनुशासन तो अपने आप ही बना रहेगा। सेवेंथ है यहाँ पर, इकाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक पाठ अथवा अध्याय को विभक्त करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, विद्यार्थी ना ऊबते नहीं हैं, बोर नहीं होते, इंटरेस्ट डेवलप होता है। आठवां देखेंगे, इसके अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब भाई देखो, आप प्लान करके पढ़ा रहे हैं, तो प्लानिंग करके कोई भी किया गया काम हमेशा अच्छे रिज़ल्ट ही देता है। तो इसी तरीके से जब आप इकाई योजना से पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। नौवां देख लेंगे यहाँ पर, इसमें क्या है, मूल्यांकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप। मतलब ये सोच के आप पॉइंट्स लिखिएगा। देखिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन आप ऐसे अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा कि आप क्लासरूम में हैं, आपको इकाई योजना पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, उसमें टीचिंग एड भी आ जाएंगे, बच्चों का इंटरेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और जो
स्कूल में साधन उपलब्ध हैं उनकी भी बात कर लेंगे, आप सीक्वेंस की बात कर लेंगे, और बच्चे जो है बोर नहीं होंगे। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इसके महत्व में लिख सकते हैं। चलिए चले आगे। अब हम पढ़ लेते हैं इकाई योजना की सीमाएं। तो इकाई योजना की बहुत सी सीमाएं हैं। पहला, शिक्षक को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती, वो बंधा रहता है कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम की सीमाओं में, ठीक है, बच्चों के इंटरेस्ट में। वो वही पढ़ाएगा जो बच्चों के लिए इंटरेस्टेड हो, उनकी आयु के अनुसार हो। तो यहाँ पर जो शिक्षक है उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, आप कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इकाई योजना के अंतर्गत शिक्षक के उद्देश्यों को पहले से निर्धारित करना आसान नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो आपको प्राप्त ना हो, ठीक है, नहीं प्राप्त कर पाना, तो ये भी एक समस्या आप लिख सकते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इसमें देखिए अनेक विधाएं और कौशल होती हैं, ठीक है। जैसे कि श्रवण कौशल हो गया, आपको पता है भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अलग अलग कौशल जो हैं अलग अलग विधियों से बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में लेसन को डिलीवर करना, व्याकरण पढ़ाना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो कौन सी विधि का इस्तेमाल करें। अब देखिए इतनी सारी विधाएं हैं, ठीक है, आपको पता है हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, रेखा चित्र, यात्रा, वृतांत। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक टीचर के लिए कि वो कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये सीमाओं में आप लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको बता देते हैं, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के लिए अलग अलग क्रियाएँ होती हैं। अब भाषा आप पढ़ा रहे हैं, एक क्रिया से तो नहीं पढ़ा सकते हैं, गद्य की क्रियाएँ अलग होंगी, पद्य शिक्षण की अलग होंगी। फिर उसमें आपको बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप करना है ना, रुचि उत्पन्न करने के लिए अलग अलग क्रियाएं होती है, तो ये थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए। पांचवा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, इकाई योजना में समय की सीमा होना बहुत बड़ी समस्या है। अब इकाई योजना में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेसन तो है नहीं, लेसन को भी कई खंडों में बांट देते हैं। अगर आप एक लेसन को, एक पाठ को इकाई मानते हैं तो उसे कई खंडों में बांट देते हैं। अब उसे कई खंडों में आप बांट रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन क्लासरूम में क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, है ना, इसके लिए एक टीचर को काफ़ी कम टाइम मिलता है अपने लेसन को डिलीवर करने के लिए। तो समय की सीमा होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है इकाई योजना में। इसको एक्सप्लेन करके आप लिख देना, एक दो एग्जाम्पल आप अपने आसपास से लिख सकते हो। भाई इतना तो आपने देखा ही है, स्कूल गए हैं आप, कॉलेज गए हैं, है ना। चलिए छठा देखेंगे, शिक्षक अपना सारा ध्यान इकाई योजना के क्रियान्वयन में लगा देता है, फलस्वरूप वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की और ध्यान नहीं दे पाता, है ना। अब वो कहेगा कि टीचर क्या करेगा, इकाई योजना में जो भी उसको उद्देश्यों को प्राप्त करना है, ठीक है, उनको प्राप्त करने में लगा रहेगा। इससे क्या होता है कि जो बच्चे की आवश्यकता है वो भी कई बार नेगलेक्ट होती चली जाती है। तो ये विद्यार्थी केंद्रित ना होकर क्या होता है, ये योजना केंद्रित बन जाती है, ठीक है, समझ आया। मैं फिर से आपको बता देती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है और आगे हम क्या पढ़ेंगे। हमने इकाई योजना के बारे में जाना, ठीक है, इसका महत्व जाना, अर्थ जाना, विशेषताएं भी जानी, अंतर आपको बताएंगे, निर्माण हमने जान लिया, अंतर किस में बताएंगे, दैनिक योजना और इकाई योजना में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर इकाई योजना के सिद्धांत, इकाई योजना का महत्व, इकाई योजना की सीमाएं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, नोट्स आप बना लीजिए। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको करवाऊंगी दैनिक पाठ योजना, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, दैनिक पाठ योजना का निर्माण आप कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर भाषा के जो कौशल हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी पड़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनको ज़रूर देख लेना, पेपर में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकाई योजना, ठीक है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाए तो नाम बदल दीजिएगा, किसका, मेरे चैनल का। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे पेपर के बाद कि मैम ये क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, ठीक है। चलिए ये तो रही मजाक की बात। और यहाँ मैं आपको फिर से बता दूँ, याद दिला दूँ, हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, MDU के, CRSU के, हर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। चलिए मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और दैनिक पाठ योजना की वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, तैयारी को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।